Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS403 Database and Management System Lecture number 1. मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिलाल कहलों। बेसिकली एक न्यू सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर जो 1 है डेटाबेस के मतलब वो सारी हमें इंफॉर्मेशन देंगे, क्या होता है, इसकी डिफाइन क्या होती है। यहाँ पे उसने कुछ यहाँ पे हमें बताया है कि ये जो डेटाबेस को इजाद करने वाला लिखने वाला जो ऑथर था इसका, वो बेसिकली एक लड़की थी जिसका नाम कैथराइन रिचर्ड था और दूसरा मैक्स वेल जो था। इन दोनों ने इसको, ये बेसिकली कोई क्विज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं जो येलो कलर करता हूँ उसका मतलब ऑलवेज क्विज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं ग्रीन कलर करता हूँ वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होती है। और बाकी जो कलर होते हैं मैं वो ज़रूरियात के हिसाब से उनको कलर, जो चीज़ मैंने आपको हाईलाइट कर दी उसको आपने लाजमी तौर पे अच्छे से करना है, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं। ओवरव्यू ऑफ लेक्चर, इसमें हमने क्या पढ़ना है तो ये आपको आगे पता चल जाएगा क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू कोर्स का इंट्रोडक्शन है, वो आप जब कोर्स पढ़ते जाएंगे खुद ही इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसकी कुछ उसने बताई है कि इसमें हमने क्या कवर करना है इस कोर्स में। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि उसने बताया यहाँ पे हमने उसमें कंकरेंसी जो है उसको करना है, डेटाबेस डिज़ाइन में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के मतलब। तो इनको हम थोड़ा सा तफसील से देख लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना डेटाबेस की डेफिनेशन। बेसिकली आपकी स्टडी यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन जो ऊपर उसने कुछ चीज़ें दी हैं इनको थोड़ा सा इनका ओवरव्यू देखेंगे। इसमें कोर्स के जो कंटेंट हैं इनको कवर करने से पहले हम एक छोटी सी यहाँ पे एक छोटी सी सिंपल सी रोजमर्रा से एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है। फर्ज करें ये एक रैक है, एक विंडो है, एक बॉक्स है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी यानी कि पोर्शन बने होते हैं डेटाबेस के। जैसे कि आप इसको गूगल करें आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा, ठीक है। तो यानी बेसिकली इस तरह से हर मखसूस डाटा को मुख्तलिफ जगह पे मैनेज किया होता है। यहाँ पे मैनेज किया हो, यहाँ पे ये सारे यानी कि डाटा को यहाँ मैनेज किया होता है। तो बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है उसको मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा। डाटाबेस में हमने जो कोर्स कवर करना है इसमें है डेटाबेस डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन की जो डेवलपमेंट होती है डेटाबेस के अंदर। उसके ऊपर वो कहता है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड सिस्टम एंड द फॉर्म ऑफ द डाटाबेस। कि जो रियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं जैसे कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, उन चीज़ों को हम रियल वर्ल्ड से उठा के डाटाबेस में कैसे मैनेज करते हैं इसके मतलब हम सीखेंगे। और ये मेजर टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं उसने सिर्फ आपको बताई हैं कि हमने ये कवर करनी है। इसके बाद कंकरेंसी एंड रोबस्टनेस होता है। हाउ डज डाटाबेस, यानी कि जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये किस तरह से बहुत ज़्यादा यूज़र को अलाउ करता है, एक्सेस देता है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद हमने पढ़ना है एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, आपने यहाँ पे पढ़नी है। तो वो सिर्फ यहाँ पे इंट्रो दे रहा है कि हमने ये चीज़ें पढ़नी है। बेसिकली आपकी जो स्टडी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। उसके बाद उसने बोला कि हमने जो टूल्स इस्तेमाल करने हैं वो कौन से वाले हैं, तो उनके मतलब कौन से सर्वर हैं, ये चीज़ें यहाँ पे अब हम इसको तफसील से पढ़ते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि ये चीज़ें कोर्स के ओवरव्यू में हैं, ये मैंने ख़त्म कर दिया, ये आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है। एक्स्ट्रा जो हमें वो बताने के लिए बता रहा होता है वो चीज़ें। यहाँ पे उसने कुछ डेफिनेशन दी है, डिफाइन 1, डिफाइन 2, डिफाइन 3, डिफाइन 4, 5, 6 और 7 डिफाइन दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने बोला है कि आपकी हर एक एनी वन विल बी डू फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक डेफिनेशन जो है अगर आपको समझ आ जाती है तो आपकी जो है वहाँ पे काबिल कबूल होगी। तो उसने यहाँ पे मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी हैं और जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपकी पीपीटी स्लाइड से ऐड की हैं जो कि आपकी यहाँ पे हैंडआउट्स में नहीं दी हुई, तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डेफिनेशन है अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ द लॉजिकली रिलेटेड डाटा। यानी कि यहाँ पे उसने बोला अ शेयर्ड कलेक्शन लॉजिकली रिलेटेड डिजाइन टू मीट इंफॉर्मेशन नीड टू मल्टीपल यूजर इन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर या डेटाबेस के अंदर डाटा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। डाटा डाटा होता क्या, बेसिकली एवरीथिंग इज डाटा। यानी कि एवरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, तमाम इंफॉर्मेशन वो किसी भी चीज़ के हवाले से हो वो हमारे पास डाटा होती है।
तो डेटाबेस में वो कहता है शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा, यानी कि लॉजिकल रिलेटेड से डाटा से मुराद ये है कि फर्ज करें हमारे पास, पहले हम नीचे एक इंफॉर्मेशन एक यहाँ पे, यानी कि ये चीज़ देखें, पहले एक क्रिकेट प्लेयर है, तो क्रिकेट प्लेयर की जो है कि उसका एक कंट्री होगा जहाँ उसने खेलना, उसका नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका मतलब वो किस चीज़ में, बैटिंग में, बॉलिंग में स्पेशल है, मैचेस में स्पेशल, कितने मैच उसने खेले हैं, रन्स कितने किए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिकेट प्लेयर से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे जो मूवीज है, नाम है, डायरेक्टर है, उसकी लैंग्वेज के है, पंजाबी है, इंडियन मूवी है, तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, मूवी से। तो ये लॉजिकली ये इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है सारी, और ये इन्फॉर्मेशन एक प्लेयर से रिलेटेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि कितने मैचेस खेले और वो मूवीज का डाटा हो, यानी कि किसी भी चीज़ के मतलब मूवी है तो इसकी इन्फॉर्मेशन, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये डाटा है। यहाँ पे फूड है तो उसके मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन उसका डाटा है। यहाँ पे एक गाड़ी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसका डाटा है। हर चीज़ का डाटा होता है, यानी कि आप इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग इज नाउन एज डाटा। और डाटा जो होता है वो रेलिवेंट होता है, यानी कि मूवी के लिए आप ये नहीं डाटा यूज कर सकते, मूवी की अपनी डिटेल होती है, अपनी इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए इनको कहते हैं रेलिवेंट लॉजिकली। इसलिए यहाँ पे अगर हम कहें कि क्रिकेट के लिए हम बोलें कि कौन सी मूवी है, कौन सी लैंग्वेज है, तो वो गलत होगा। तो इसलिए उसने यहाँ पे कहा कि शेयर्ड कलेक्शन, जो कि शेयर कलेक्शन की जाती है ऑफ लॉजिकल, यानी कि जो उससे जुड़ी हुई है लॉजिकल डाटा, डिजाइन टू मीट इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से मैच करने के लिए कहता है कि हमने उसको कलेक्ट किया होता है, और जो मल्टीपल यूजर की ऑर्गेनाइजेशन में उनके काम आती है, इस चीज को वो कहता है कि डेटाबेस कहते हैं। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है द टर्म डेटाबेस इज ऑफन, यानी कि अक्सर ये जो इसका जो सिनोनिम वो कहता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि इसको कहता है कि हम इसका जो अक्सर सिनोनिम लेते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लेते हैं। तो यहाँ पे उसने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है, कहता है देयर आर नॉट इक्विवेलेंट एंड इट विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन। वो फर्दर इसको बताएगा। दूसरी उसने डेफिनेशन बताई है, डेटाबेस इज द सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स, यानी कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन रिकॉर्ड्स। इससे मुराद है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि आप समझिए कि डाटा का एक ऐसा कलेक्शन होती है डाटा की, जिसमें हमारे पास यानी कि पार्ट ऑफ नंबर होते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, कोड्स होते हैं, कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है, ईटीसी, यानी कि एक डाटा की कलेक्शन होती है। ठीक है, यानी कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है। इसको हम कंप्यूटर के अंदर जो है स्टोर कर सकते हैं, बाद में इसको सर्च कर सकते हैं, और बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक डेफिनेशन ये है, डेटाबेस इज द सेल्फ डिस्क्राइब कलेक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड, या आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ द डाटा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर उसने डेफिनेशन दी है, डेटाबेस मॉडल्स पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिस्टम इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ द डाटा, यानी कि वो कहता है कि डेटाबेस के अंदर जो कि हमारे पास पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिस्टम होता है, यानी कि एक खास, जैसे कि मैंने नीचे आपको एग्जांपल बताई, एक पर्टिकुलर खास चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है उसको इकट्ठा करके कंप्यूटर की फॉर्म में कलेक्ट कर दिया जाता है, उसका डाटा जो है स्टोर कर दिया जाता है। ये भी एक डेफिनेशन बनाता है, यानी कि वो कहता है जिस चीज़ की स्ट्रक्चर एक जैसी है उसको उसी की कैटेगरी में जो है पर्टिकुलर, यानी कि खास हिस्से में उसी से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ों को हमने जमा करना है। ठीक है, इसमें यानी कि वो कहता है कि उसकी स्ट्रक्चर एक जैसी हो, दैट स्टोर्स मेटाडाटा, इसमें मेटाडाटा की एक मॉडल आ जाता है। ठीक है, मेटाडाटा। उसके बाद वो कहता है डाटा अबाउट डाटा, ये डाटा की एक मतलब कि एक कैटेगरी है। मोर जनरली वी कैन से ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, हत्ता कि हर चीज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही आपका जो है वो डाटा होता है। तो इस चीज को आपने याद रखना है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 4, कलेक्शन। आपको इनमें से कोई एक डेफिनेशन भी अगर आती है जो इजी लगे तो वो आपकी एग्जाम में कलेक्ट करेगा। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि किसी खास काम के लिए आपने एक डाटा को इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है और उसको प्रेजेंट किया हुआ है किसी खास काम के लिए, तो इस कलेक्शन को भी वो कहता है डाटाबेस कहते हैं। जैसे कि एक टेलीफोन की बुक होती है, उसके अंदर हमारे पास नेम्स लिखे होते हैं लोगों के, वो एक डाटा होता है सबका, वो कहाँ पे रहता है, उसका एड्रेस क्या है। तो वो जो टेलीफोन बुक है उसको सिर्फ कॉल्स मनाने के लिए या उसके एड्रेस
उससे रब्ता करने के लिए, इस खास मकसद के लिए रखा हुआ है। तो ये जो डाटा की वो डायरी है उसको भी हमने डाटाबेस कहना है। और यहाँ पे उसने बोला कि कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस, पहले यानी कि वो बुक पे लिखा जाता था सारा डाटा, अब वो कंप्यूटराइज्ड जो आपका डाटा है इज द अपडेट ऑर्गेनाइजेशन फाइल्स, अब वो मशीन में कंप्यूटर में इकट्ठा कर लिया जाता है वही सारा सिस्टम, ठीक है, थोड़ा सा अपडेट हो गया है। डेफिनेशन 5 में उसने बोला एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंप्यूटराइज्ड फॉर्म, यानी कि जो काम पहले सादा तरीके था वो अब कहता है कि अगर उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में फॉर्मेट में इकट्ठा कर लिया जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन को व्यू कहता है कि हमने डाटाबेस का नाम दिया। उसके बाद कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि ये मैंने आपको नीचे पढ़ाई थी कि स्कॉलर है मूवीज के मतलब जो उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये वाली, ये उसका डाटा है और डाटाबेस है, ठीक है। उसके बाद ये सारी डेफिनेशन है, अगर आप इनको चाहें तो अच्छे से रीड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, उसने यहाँ पे ये बताया भी है कि anyone will be do, अगर आपको एग्जाम में इनमें से कोई एक भी आती तो आपकी काबिल कबूल है। अच्छा, यहाँ पे उसने फिर यहाँ पे बताया डिफरेंस बिटवीन डाटाबेस एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इन दोनों में डाटाबेस में और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में दोनों में फर्क पूछा है। अब हम समझते हैं कि डाटाबेस होता क्या और डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। हमारे स्कूल में, ये एक हमारा सारा स्कूल है, ठीक है, और हमारे स्कूल के अंदर जो है ये कुछ पौधे भी लगा देते हैं, ये सारे पौधे लगा दिए हैं, ठीक है। और ये हमारा स्कूल है, स्कूल के अंदर एक क्लर्क ऑफिस होता है, ठीक है, ऑफिस, ये हमारे पास जो है ये ऑफिस बना दिया हमने, ऑफिस, ठीक है। ऑफिस के अंदर हमारे पास एक क्लर्क साहब बैठे होते हैं, एक मैडम होती हैं, एक टीचर होते हैं, जो कि सिर्फ स्कूल के कागज के काम जितने भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का काम उनके पास होता है। उनके पास ना एक अलमारी होती है, जैसे कि ये मैंने सामने विंडो बना दी है, तो इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। ये सारी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, फाइल्स, ठीक है, ये सब फाइल्स पड़ी हुई हैं और हम इनको कॉपी करते हैं और हर जगह फाइल्स ही कर देते हैं, ठीक है। हर जगह फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट आया, इसको अपनी कोई मखसूस सर्टिफिकेट लेना है या इसको कोई मतलब अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ये आया, इसने, सर ने बोला, सर काम कर रहे थे, सर ने बोला कि आप अलमारी से जाओ और चीज़ें निकाल लो। ये बंदा आया, ये ऐसे शूं करके आया, इसने इस यहाँ से सारी चीज़ें उठाई और इसको नहीं मिला, इसने बुक्स यहाँ से ये ऐसे ऐसे कर दिया, इसको नहीं मिला, फिर इसने ये भी ऐसे ऐसे कर दिया, ये भी कर दिया, क्योंकि इसको नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे मैनेज की हुई हैं। तो सारा काम जो है एक क्लर्क साहब जो कि मैनेज करते हैं इस चीज़ को, उनको पता था। सर आए, सर ने आके बोला कि बिलाल साहब आपने क्या कर दिया, आपने सारा ख़राब कर दिया है। तो कह रहे सर इस अलमारी में नहीं है, तो सर को पता था कि ये फाइल यहाँ पे पड़ी है, तो सर ने बोला कि ये देखो तुम्हारी फाइल पड़ी है, और ये सर ने अपना हाथ लगाया हुआ है और सर ने फौरी तौर पे अपनी फाइल उठा के देखी। इट्स मीन कि हर बंदा इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई, डाटा की इंफॉर्मेशन कहाँ पे पड़ी है। तो फिर डाटा को मैनेज करने वाला एक पर्सन होता है जिसको मैनेजर कहते हैं या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्लर्क होता है ऑफिस के अंदर वो हमारा होता है मैनेजर, और ये जो पूरी अलमारी होती है जिसके अंदर डाटा रखा होता है इसको कहते हैं डाटाबेस, ठीक है। दिस इज नाउन एज डाटाबेस, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डाटा बेस, ये डाटाबेस है, और ये जो है हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि हमारे क्लर्क साहब हैं जिनको हमारी चीज़ों का पता है, मखसूस चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये हमारे वो वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलमारी जो है वो डाटाबेस है जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, फाइल्स पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ रैक्स बने हुए हैं, तो ये डाटाबेस है, और ये जो डाटा को मैनेज करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह मैनेज करने वाला यहाँ पे शख्स है, एक क्लर्क है, एक टीचर है, लेकिन जो हकीकत में कंप्यूटराइज्ड डाटा होता है उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी आता है, जिसको कहते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक ऑफिस टूल आता है, MS एक्सेस के नाम से, या कोई दूसरी एप्लीकेशंस हैं। तो वो जो होते हैं जो मैनेज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को, उस टूल्स को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे उसने डिफरेंस बताया है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिफरेंट है। अ डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा की जो कलेक्शन होती है। अ डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा, ये जो अलमारी है ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स है डाटा की, इसको डाटाबेस कहते हैं। अबाउट एनीथिंग कुड बी एनी, लाइक क्रिकेट टीम्स, मतलब कि स्टूडेंट्स खेलते हैं, क्रिकेट टीम है, बसेस हैं, मूवीज हैं, ये सारे वो क्विज पूछ सकता है, सीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीजें, हॉबीज हैं, होटल, इस सब का जो डाटा है ये डाटाबेस है, ठीक है, जहाँ पे इसको रखा गया है। अब उसने कुछ आगे इंफॉर्मेशन दी है, क्रिकेट प्लेयर है,
ये क्रिकेट प्लेयर जो है ये डाटा नहीं है, ये एक चीज है। क्रिकेट प्लेयर एक चीज है, एक थिंग है, एक पर्सन है, एक नाउन है, जो भी है, लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये उसकी, वो आपको क्विज पूछेगा चीजों की, यानी कि वो पूछेगा कि क्रिकेट प्लेयर का डाटा क्या है। तो वो पूछेगा कि मैचेस या ओरिजिन या उसकी प्राइस, तो आपको पता होना चाहिए कि उससे कौन सी चीज़ रिलेट करती है लॉजिकली कौन सी। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन स्कॉलर की ये है, मूवीज़ की ये है, फूड की ये, इसको आपने अच्छे से करना है, ये आपको समझने में आगे आसानी देगी। उसके बाद कहता प्लीज नोट दैट डाटा इज लिस्टेड अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं डाटा के अंदर, ठीक है। अबाउट टेबल नॉट ओनली डाटा दैट कैन बी डिफाइंड स्टोर्ड अबाउट दीज थिंग्स, ये सारा कहता है डाटा नहीं है, साथ में थिंग्स भी स्टोर की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ आगे इसको देखिएगा, यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दिए। ये कहता है व्हाट एग्जैक्टली विल स्टोर डिपेंड अपॉन, अच्छा हमने उस अलमारी के अंदर या उस डेटाबेस के अंदर क्या चीज़ें स्टोर करनी है, ये चीज़ डिपेंड करती है, बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, ये डिपेंड करती है कि पर्सपेक्टिव क्या है उसकी, पर्सन की या ऑर्गेनाइजेशन की, या जिस चीज़ को आपने इकट्ठा करके उसमें स्टोर करना है उसकी इन्फॉर्मेशन को, वो उस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा डाटा स्टोर करना है। यहाँ पे उसने यानी कि एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे ये वाली बड़ी खूबसूरत उसने एग्जांपल दी है। ये एग्जांपल बेसिकली उसने बोला कि एक कढ़ाई गोश्त की एक शॉप पे बंदा जाता है, कढ़ाई गोश्त वहाँ पे ऑर्डर करता है, ये डिपेंड करता है उसकी चॉइस क्या है, वो गार्लिक खाना चाहता है, वो वाटर लेना चाहता है, वो मिर्चें तेज रखना चाहता है, कम रखना चाहता है, ये डिपेंड अपॉन जिसने वो करना है। तो ये बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है, इसको रीड कीजिएगा। सम थिंग्स कॉमन बट सम आर डिफरेंट, यानी कि डाटा के अंदर कुछ चीज़ें सेम भी होती हैं, कॉमन भी होती हैं, और कुछ चीज़ें आपकी जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, जैसे कि नाम कॉमन होता है, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जिनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती हैं और हमें बेनिफिट भी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा इसलिए मैं ज़रा शॉर्ट में रखना चाहूँ। अब यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि वो क्लर्क साहब जो डाटा को मैनेज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को, यहाँ पे उसने बता दिया सॉफ्टवेयर टूल्स है जो कि डाटा को मैनेज करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द अदर हैंड इज द सॉफ्टवेयर टूल्स, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा सेव है तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि डाटा को दैट इज यूज टू मैनेज द डाटा एंड इट्स यूजर, जो कि इसके यूजर और डाटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे कुछ क्विज हैं, इसको आप रीड कीजिएगा। वो कहता है डाटाबेस कंपोनेंट्स, ये उसने बोला कि उसकी जो सब सिस्टम होता है, उसके बाद वो कहता है ईच सब सिस्टम और कंपोनेंट ऑफ द डाटाबेस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्विज भी आई थिंक एक बार आया है। उसके बाद वो कहता है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम बट दे आर वर्क जॉइंटली, अब ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट की कलेक्शन होती है, वो कहता है ये चीज़ें डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं, लेकिन ये सारे काम इकट्ठे मिलके करते हैं जॉइंटली, ठीक है। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द डाटाबेस। अब डाटाबेस के फायदे क्या हैं, ये किस लिए जरूरी है। अब डाटाबेस आपको पता चल गया ना कि डाटाबेस ये एक डाटाबेस होता है, उसमें आपने इंफॉर्मेशन रखनी होती है, तो जब आपकी सारी चीज़ें तरतीब से पड़ी हैं तो उनको इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। तो कौन सी चीज़ें हो सकती है, वो कहता है कि हमने यहाँ पे जो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं उनकी बात कर रहा है। कहता है कि आर डिवाइडेड इनटू कमर्शियल एंड साइंटिफिक, इंजीनियरिंग ऑन, मतलब कि कुछ चीज़ें इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में हैं, कुछ कमर्शियल हैं, कुछ साइंस की फील्ड में हैं, कंप्यूटर की चीज़ें जो हैं, तो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है। तो अब डाटा बेस का हमें क्या फ़ायदा, इसको आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा कि वो कहता है कि ये हमें एप्लीकेशन जो हैं ये हमें कमर्शियल यूज़ पे बिजनेस में इस्तेमाल की जा सकती हैं। डाटाबेस का फ़ायदा क्या है कि हमने दैट थिंग्स दैट वी आर स्टोर्ड दैट वी मेक अ डिज़ाइन अ डाटाबेस that can be used in commercial business application, banks, shopping, production, utility billing, customer services, यानी कि कुछ भी चीज़ है। एक फर्ज करो कि आपकी एक शॉप है, किसकी कपड़े की दुकान है, तो आपकी हर कलेक्शन आपने उसको डाटाबेस की मदद से ऐसे सेट किया हुआ है कि आप उसको बाद में मतलब कंप्यूटर पे देख सकते हैं। तो ये शॉपिंग मॉल में, प्रोडक्शन में, यूटिलिटी स्टोर में, कस्टमर सर्विस, और वो कहता है कि इन डे लाइफ हर जगह ये जो डायरेक्टली इंसान ह्यूमन के साथ, इंसान से ये डायरेक्टली रिलेट करती है, ठीक है। इसके ये फायदे हैं कि हमने जब चीज़ें बनाई हुई हैं तो उनको आसानी से अपनी अपनी जगह पे उसको हमने ऐसे सेट किया है, तो यही डाटाबेस होती है और इसका हमें बाद में फायदा होता है। अपने अल्फाज में लिखे, डाटाबेस आर नॉट ओनली बीइंग यूज्ड इन कमर्शियल एप्लीकेशन, वो कहता है ये सिर्फ कमर्शियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं होती, रादर टू डे मैनी ऑफ द साइंटिफिक, आजकल वो कहता है साइंसदानी के और इंजीनियरिंग के बहुत ज़्यादा मतलब जगहों पे ये भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। डाटाबेस की ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेस सिस्टम जो है, इसमें यहाँ पे आपको जो ये दो चीज़ें दी हैं,
इनको मैं चेंज करता हूँ, आपकी पीपीटी स्लाइड से लेते हैं। यहाँ पे कुछ साफ नहीं दिया हुआ क्योंकि आपकी पीपीटी स्लाइड में बहुत ज़्यादा खूबसूरत यही फिगर उसने बहुत अच्छे से करके दी है, ये देखें। और यहाँ पे आपकी बुक में ये ठीक नहीं है, इसको लिहाजा यहाँ से हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह पे हम दूसरी फाइल लेके आते हैं पीपीटी स्लाइड से। इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और एक और फिगर है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। और आपकी पीपीटी स्लाइड में बहुत ही अच्छे अंदाज में वो ये वाली जो फिगर है इसको भी ऐड कर लेते हैं ताकि आपके लिए खूबसूरत हो। जब आपके पास ये फाइल आए तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। यहाँ पे हमने दूसरी फाइल को भी ऐड कर दिया और अब हम चलते हैं उसी जगह पे जहाँ पे हमने छोड़ा था, यहाँ से अब समझते हैं। इसमें ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। बेसिकली ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पे मैं एक आपको पहले पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जो कि ऐड की थी। यानी कि आपके पास जो फाइल्स होती हैं उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, समथिंग लाइक दिस फाइल की प्रोसेसिंग ये वाली होती है। इसको अब हम समझते हैं कि फाइल कैसे प्रोसेस करती है जो हम डाटाबेस के अंदर ऐड करते हैं। फाइल प्रोसेसिंग में सिंपल सी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, कमर्शियल में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिजनेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट इज द वाई आल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ द मैनुअल फाइल सिस्टम। ये जो फर्स्ट लाइन है इसको आप अच्छे से रीड करें। इसमें कुछ क्विज भी आ सकता है, जैसे कि ये यहाँ पे उसने बोला कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि रेफर टू द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच हैंडलिंग द कमर्शियल बिजनेस। इसमें उसने कुछ इस तरह से बोला कि आपकी जो पहले पुराने वक्त में आपकी जो फाइल सिस्टम होती थी, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ये वाला सिस्टम, रवायती एक सिस्टम होता था जिसको हम हाथों से मैनेज करते थे। तो वो कहते थे फिर ये फर्स्ट जो प्रोसेसिंग सिस्टम था ना फाइल की प्रोसेसिंग वाला जो कंप्यूटराइज था, जो मैंने तस्वीर दिखाई है, वो कहता है ये पहला सिस्टम आया था और दैट्स इज कॉल्ड आल्सो रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल सिस्टम। वो कहता है इसी वजह से इसको रिप्लेसमेंट ऑफ द मैनुअल जो कि फाइल डायरी वगैरह की हमारी बुक होती थी उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे भी इसको जाना गया। ठीक है, बिफोर यूज कंप्यूटर डाटा, और बाकी उसके बाद इसको बिजनेस में इस्तेमाल किया गया और इसको चलाने से पहले कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी था। उसके मतलब आपको पास इंजीनियरिंग साइंटिफिक नॉलेज होना जरूरी था। ये आप रीड करें यहाँ से। तो प्रोसेसिंग सिस्टम जो था फर्स्ट डाटाबेस को मैनेज करने वाला जो प्रोसेसिंग सिस्टम था ना वो यही था जिसने आके हमारे हाथ से मोटी मोटी किताबें जो कि हमारे पास डायरियां होती थी, खाता लगाया होता था, वो सिस्टम खत्म करके और ये रिप्लेसमेंट डाटा में आ गया। ठीक है, इसको आप यहाँ से रीड करें, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी रीडिंग होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डाटाबेस होता है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं डाटाबेस है, ये एक ही डाटाबेस है। यहाँ पे मार्केटिंग की चीजें हैं, प्रोडक्ट्स, सेल्स, मैनेजमेंट, कंट्रोल, प्लानिंग, अकाउंटिंग, अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स, स्केजुलिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, सारी चीजें एक ही डाटाबेस जो है इसको मैनेज कर रहा है। तो इसका ये कंसेप्ट है, ये इसको बेनिफिट है इसका। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है मेन पॉइंट जो है हमारे पास ये वाला, उसने बोला था मेन पॉइंट हाईलाइटेड, जो हमने हाईलाइट किया है इंटर डिपेंडेंस, यानी कि एक दूसरे पे इन्हिसार करता है। कहने को क्या मतलब कि जैसे ये हमारे पास डाटा है, ये मार्केटिंग है, ठीक है, और इसी की अकाउंटिंग है, यानी कि ये अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग और सेंटर में डाटाबेस है। ठीक है, अगर उसने मार्केटिंग की, सेल्स की और जो अकाउंटिंग वाला बंदा ये कुछ चेंजिंग कर दे तो फिर इस पे भी असर होता है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस है। कहता है प्रोग्राम एंड डाटा डिपेंड अपॉन ईच अदर, वेल डिपेंड टू मच, इस कदर एक दूसरे पे वो कहता है कि ये इन्हिसार करता है कि अगर एक में इफेक्ट हो जाए तो दूसरे में भी खुद ब खुद वो कहता है कि मसला बनता है, इफेक्ट होता है। जिस समटाइम दैट चेंज वेरी पेनफुल, और ये प्रॉब्लम का बायस होता है। ये उसके कुछ ड्रॉबैक्स बता रहा है कि ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कुछ चीजें मजीद यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन की, इनको डिटेल से देख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रीड कीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। नाउ कंपनी, मतलब एक एग्जांपल देते हैं, डिसाइड टू बिल कस्टमर से, उसने एक मतलब आफ्टर एवरी 10 days वो कस्टमर से बिल लेता है। सिंस बिल आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर यूजिंग द प्रोसेसिंग सिस्टम, उसने फाइल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हुए वो कहता है बिल को जनरेट कर दिया। ठीक है, दिस चेंज हैज टू बी इनक्रप्टेड द सिस्टम, मतलब वो कहते हैं कि अब उसने फाइल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हुए एक बिल जो है उसको जारी कर दिया, एक बिल निकाल दिया है। तो अब उसमें वो चेंजिंग करेगा तो पूरा ये जो ऊपर का सिस्टम है ये सारा जो है ना, यहाँ पे हर मैनेजमेंट में वो कहता है कि फिर प्रॉब्लम बनेगी तो चेंजिंग की वजह से।
उसका अनदर एग्जांपल इज द इनिशियली बिल डिड नॉट कंटेन द एड्रेस। शुरू में कहता है कि बिल के ऊपर एड्रेस वगैरह नहीं था। नाउ कंपनी वांट्स टू एड्रेस टू बी प्लेस ऑन द बिल। अब वो कंपनी चाहती है इस पे बिल का एड्रेस भी लगाओ। तो इस तरह से इसमें चेंजिंग करने की वजह से दूसरी चीजें, दूसरे लोग या दूसरी रिक्वायरमेंट वो कहता है डिस्टर्ब होगी। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद वो कहता है चेंज इन वन विल इफेक्ट द अदर। ठीक है, वेदर रिलेटेड और नॉट, जो चीजें इससे रिलेटेड है उन पे इफेक्ट डाल भी सकता है और नहीं भी। डिफरेंट प्रोग्राम आर यूज फॉर फाइल, मतलब अब वो इफेक्ट कैसे डालता है उसकी उसने रीजन बताई कि फाइल प्रोसेसिंग के लिए जॉइंटली, मैंने ऊपर बताया था कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो कहता है कि जब सारे टूल्स मिलकर काम करते हैं तो वो जो चीज हम उसको डेवलप करके आगे प्रोवाइड कर देते हैं, तो बाद में हम एक चीज में चेंजिंग करते हैं तो दूसरा टूल वहां पे चेंजिंग नहीं दे सकता। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मसला बनता है। तो ये इसका एक और ड्रॉबैक्स है। अनदर मेजर ड्रॉबैक इज द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एनवायरनमेंट इज द नॉन शेयरिंग ऑफ द डाटा, कि नॉन शेयरिंग प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास दूसरा मेजर ड्रॉबैक है। वो है कि जो फाइल ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का जो माहौल है वो नॉन शेयरिंग है, यानी कि वो शेयरिंग नहीं कर रहा। इट्स मीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर द यूजिंग सम कॉमन डाटा। उसकी वजह क्या होती है? वो कहता है कि बहुत सारी फाइल्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं कैसे आपको समझाऊं, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पीपीटी स्लाइड है, इसमें मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है हमारे पास एक लाइब्रेरी है, एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है और एक रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है। हमारे पास ये डाटाबेस का पूरा जो है वो बनाया गया है। इसमें हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर नंबर है, ये भी रजिस्टर नंबर है और ये भी रजिस्टर नंबर है, सबके पास एक ही रजिस्टर नंबर है। ठीक है, यहाँ पे नाम है, नाम है, नाम है, ठीक है, फादर नेम है, एड्रेस नेम है, फादर नेम। अब देखें, ये तीन डिफरेंट फाइल्स हैं। अगर तो हमने ऐसा डेटाबेस मैनेज किया कि जो हमारे पास एक मेन डेटाबेस था उसके अंदर हमने सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड नंबर लिख दिया, तो वो सारे उसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये भी वही नंबर लेगा, ये भी वही लेगा और ये भी वही लेगा, तो फिर तो ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखें, इसका भी अलग लिखें, इसका भी अलग लिखें, यानी कि वही नंबर हर फाइल में दोबारा दोबारा लिखें, तो अगर इसमें चेंजिंग करेंगे तो फिर इसमें करना लाजमी होगी, इसमें भी फिर लाजमी करनी पड़ेगी। अगर हम इसमें बाद में चेंजिंग नहीं करते तो वो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा कि एक बंदे का रजिस्टर इस फाइल में वही पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। तो इसलिए डाटाबेस की मेन फाइल में एक ही नंबर लिखो जो कि कॉमनली यूज हो, सब उसको एक्सेस कर पाए। यहाँ पे नाम मैंने फर्ज करो अली रखा, अली रखा, अली रखा, बाद में मुझे याद आया नाम अली नहीं था, नाम तो असद था, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो ये मसले का बायस बनेगा। तो इसलिए चाहिए था कि मेन डाटाबेस की कॉमन फाइल जो है उसके अंदर एक ही बार नाम लिखा जाता, तो एक जगह से चेंज होता, जैसे कि कोडिंग में होता है, तो ये भी चेंज हो जाता। इसी तरह ये काफी हमें प्रॉब्लम का बायस बनता है बाद में। ठीक है, उसके बाद ये जो यूजिंग सम कॉमन फाइल जो है रेदर देन स्टोरिंग इट वंस, इसको एक बार वो कहता है स्टोर करने की बजाय या इसको बार बार स्टोरिंग डाटा इज अ सेपरेट फाइल। अगर हम सेपरेट फाइल में इसको जमा करते हैं फिर इसका फायदा भी है, नुकसान में भी सारी चीजें लिख दी गई हैं। ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, एग्जामिनेशन लाइब्रेरी का अलग से सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की जो एप्लीकेशन है उनका मतलब अलग से डाटाबेस बना दिया, इसका अलग से बना दिया, इसका अलग से डाटाबेस बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है एडवांटेजेस, अब इसके फायदे क्या हैं डाटाबेस के, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। इसमें हमें फायदा ये होता है कि ये मतलब कि हम बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी इसको कोर्स पढ़िएगा। उसने यहाँ पे एक चीज ये भी बताई कि डाटाबेस इज द शेयर्ड कलेक्शन ऑफ, हमारी वो डेफिनेशन फर्स्ट वाली वो भी हमें फायदा देती है कि एक चीज सेंटर में लिख दो वो सबके साथ शेयर हो। शेयर्ड लॉजिकली कनेक्शन जो होती हैं चीजें, लॉजिकली रिलेटेड जो डाटा होता है, डिजाइन टू मीट इंफॉर्मेशन मल्टीपल यूजर। अब बहुत ज्यादा यूजर जो हैं, अब यहाँ पे ये जो सेंटर में ये जो डाटाबेस का मैनेजमेंट ऑप्शन ये पड़ा है ना, ये सेंटर में ये वाला, अब ये बंदा भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ये वाला भी और ये भी, यानी कि ये वाला डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन यहाँ से बंदे की इन्फॉर्मेशन उठाएगा स्टूडेंट की, और ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का डाटाबेस है। ठीक है, अब ये शेयरिंग हो रही है। अब अलग अलग से नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि अगर वो अलग अलग से नाम लिखते हैं तो हर फाइल का तो बाद में मसला बनता है। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, डाटाबेस यूनिवर्सिटी का बना के क्या किया कि शेयरिंग कलेक्शन ऑफ द लॉजिकल रिलेटेड डाटा जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और ये सारे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से उठाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डाटा इंडिपेंडेंस हो जाता है और डाटा की इंटीग्रिटी बढ़ जाती है और उसकी रिडंडेंसी यानी कि उसमें एरर वगैरह जो है वो कम हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ये शेयरिंग कलेक्शन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये इसको आप खुद देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है आपको तो देख लीजिएगा।
उसके बाद वो कहते हैं इसके फ़ायदे मज़ीद, उसके फॉलोइंग एडवांटेजेस में हाईलाइट कर देता हूँ। जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी कि डाटा शेयरिंग, और उसके बाद हमने पढ़ी थी डाटा इंडिपेंडेंस वाली जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, उनकी अब वो तफसील यहाँ पे हमें थोड़ी सी सबमिट करवा रहे हैं। कहता है डाटा शेयरिंग जो था, डाटा फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन या सब सिस्टम के लिए इज प्लेस्ड एट द सेम प्लेस। ठीक है, एक ही जगह पे उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। दिस इंट्रोड्यूस मेजर बेनिफिट, मतलब ये शेयरिंग में आसानी हो जाती है। दिस इज कॉमन अमंग द डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए, यानी कि जो हमने ऊपर ये वाली तस्वीर देखी है ना, ये वाली, वो देखो 1 2 3 तीन चीजें हैं, मतलब जो उसको कलेक्ट कर रही हैं और एक ही जगह से डाटा की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, डाटा की इंडिपेंडेंस है। तो ये सहूलियात जो है उसने बताया, अब उसकी उसने डिटेल बताई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये बाकी आप रीड कीजिएगा खुद, यानी एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, कॉमन अमंग द डिफरेंट एप्लीकेशन, ये सारा कुछ कॉमन है, तो वो सारे तीन के तीन जो है एप्लीकेशन वहां से उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा फायदा है, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। अब दूसरी डाटा की इंडिपेंडेंस जो है, इसमें ये कहता है कि इंडिपेंडेंस है, यानी कि आजादी ये है कि अगर फर्ज करें कि हम एक में चेंजिंग करते हैं ना, ये तीन जो यहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहता है कि अगर हम एक में यहाँ पे चेंजिंग करते हैं तो ये इस पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये तो यहाँ से डाटा ले रहा है। तो ये फिर डाटा की जो इंडिपेंडेंस है ये काफी हद तक जो है ये वो क्लियर कर देता है। और उसके बाद कहता है डाटा स्ट्रक्चर इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस वेयर एज एप्लीकेशन प्रोग्राम मैनिपुलेटिंग इज द डिफरेंट स्टोर सेपरेटली, चेंज इन वन डज नॉट नेसेसरी इफेक्ट, यानी कि शाज़ो नादर ही है कि दूसरे पे ये इफेक्ट करे। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी कंट्रोल रिडंडेंसी है। इसमें वो कहता है कि मीन वी डू नॉट नीड डुप्लीकेट डाटा। अब हमें डुप्लीकेट डाटा की जो अननेसेसिटी से वो कहता है हमारी जान छूट गई है। वी डू डुप्लीकेट डाटा इन द डाटाबेस, सिर्फ हम डाटाबेस में डाटा को रखते हैं, यानी कि वहां से सबने इसको उठा लेना है। हाउएवर दिस डुप्लीकेशन इज डेलिब्रेट एंड कंट्रोल्ड, यानी कि इसकी जो डुप्लीकेशन है हमने सिर्फ अब जगह जगह पे बार बार यहाँ पे नाम लिखना, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है इसकी डुप्लीकेशन, सिर्फ डुप्लीकेशन यहाँ पे की जाएगी और जिसको जरूरत है यहाँ से वो कहता है वो खुद उठा लेगा। ठीक है, जो इसको कहते हैं कंट्रोल रिडंडेंसी, और इसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है और अच्छे से पढ़ना है। और जो चीज मैंने हाईलाइट कर दी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो मैंने हाईलाइट किया, अदरवाइज मैं नहीं करता, चीजें छोड़ देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं डाटा की जो इंटीग्रिटी है, यानी कि डाटा कितना वैलिड है कितना ठीक नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है बेसिकली, वो कहता है कि डाटा जो है इंटर डेटाबेस वगैरह वगैरह, वो कहता है कि मतलब यहाँ पे ये सीन है कि जो हमने यहाँ पे डाटा इंटर किया ना एक जगह पे, यहाँ पे तो एक जगह पे डाटा किया तो उसको यहाँ पे इंटर करने से पहले उसको अच्छे से चेक कर लिया जाता है, उसकी तसल्ली कर ली जाती है कि आया ये डाटा वैलिड है या नहीं। अगर तो वो डाटा वैलिड है, ठीक है, तो फिर उसको स्टोर किया जाता है। ये जो लाइन है आपने इसको लाजमी तौर पे अच्छे से रीड कर लेना है, यहाँ पे उसने इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। और इसी के बाद इंटीग्रिटी उसने बताया कि डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस द प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस रिटर्न बेस्ड ऑन द डाटा। इफ डाटा इंटर इज नॉट वैलिड, हाउ वी कैन बी श्योर दैट कि प्रोसेसिंग इज द डाटाबेस इज द करेक्ट। अगर वो कहता है कि डाटा वैलिड ही नहीं है तो हम कैसे ये चीज को श्योर करेंगे कि ये जो इसकी है प्रोसेसिंग वो ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट था। ठीक है, और नेक्स्ट जो है एक्सरसाइजेज हैं, बाकी उसने डियर स्टूडेंट आपको कुछ कहा है। तो ये था आपका जो, बाकी मैंने जो तस्वीर वहाँ पे आपको समझाई थी कि ये डाटाबेस होती है अलमारी, और ये जो क्लर्क साहब हैं ये उसके मैनेजमेंट करते हैं। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर आप नेक्स्ट लेक्चर नहीं बनाएं, आपका लेक्चर अच्छा नहीं है। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और बताएं कि सर ये लेक्चर काफ़ी अच्छा है, हमें कुछ ना कुछ समझ आई है। सारा तो परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन मैंने कोशिश की है। अगर आपको ठीक लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, मिलते हैं अगली वीडियो में।